प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम कक्षा 9 में भारत का आकार व स्थिति पढ़ रहे थे। हम उसके आगे आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप से और फ़ोन से जो सवाल पूछे थे वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। पहला सवाल था आपका परिक्रमण, दूसरा था परिभ्रमण। तो बेटा ये क्या है, पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक है परिक्रमण और एक है परिभ्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा। क्या होता है बेटा? परिक्रमा। जब हम किसी की परिक्रमा करते हैं तो उसको हम परिक्रमण बोलते हैं। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो आप उसके चारों तरफ से परिक्रमा लगाते हैं। तो यहाँ परिक्रमण का जो मतलब है, इसका मतलब है कि सूर्य के चारों ओर हमारे जो ग्रह घूमते हैं उन्हें हम परिक्रमण बोलते हैं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो उसकी परिक्रमण गति है जिसके कारण हमारे वर्ष होते हैं। और एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इससे क्या होता है? इससे दिन रात होते हैं, दिन रात होते हैं। अगला आपका सवाल था कि भारत के अक्षांश व देशांतर को वापस से बताइए। तो भारत के जो अक्षांश हैं, डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश है। दूसरा है देशांतर। डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये आपके 3 सवाल हो गए, इन्हें फटाफट उतार लीजिए। फिर मैं आपको आगे जो आपके सवाल हैं उनके बारे में बताऊंगा, उसके बाद अपन अपना पाठ चालू करेंगे। अगला आपका सवाल था कि भारत में कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं थी जिसका कि विश्व इतिहास में उसका विशेष महत्व है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, भारत की जो 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके नाम हैं सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी का नाम है वैदिक सभ्यता। तीसरा आपका सवाल था कि जो गोलार्ध है, जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, जबकि देशांतर जो रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ऐसा क्यों है? जबकि आप बोलते हो कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो उत्तर व दक्षिण को बताती हैं और देशांतर रेखाएं पूर्व व पश्चिम को बताती हैं। तो बेटा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो आपकी पृथ्वी है, इसके मध्य से 0 डिग्री रेखा, जिसे आप भूमध्य रेखा बोलते हैं, गुजरती है। इसके ऊपर का जो एरिया है उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब आप ये देखिए, ये जो रेखाएं हैं, जो मैंने कहा भूमध्य रेखा के समांतर खींचे जाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो आप देखिए, ये भूमध्य रेखा की जो समांतर रेखाएं खींची जा रही हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। ये कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्यों बोलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, और बताती क्या है? ये उत्तर और दक्षिण की दूरी। दूसरा है आपके देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री है, जिसे आप ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अब आप देखिए,
ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, लेकिन ये क्या बताती हैं, पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी, किसके संदर्भ में, भूमध्य रेखा के संदर्भ में। तो आपके ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा भारत एक विशाल देश है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर आप इसको पूरा देखना चाहें, पूरा लिखना चाहें, तो लिखते हैं 32,87,263 किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 वर्ग किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अगर आप देखें तो उत्तर की दूरी ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण की तरफ भारत का विस्तार ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, लगभग 281 किलोमीटर। उतार लीजिए इसे फटाफट आप। अब आप देखेंगे भारत का जो आकार है वो कैसा है, पतंगाकार। आकार कैसा है, पतंगाकार। अब मैं आपको भारत के बताऊं कि भारत का जो विस्तार है वह उत्तर से, उत्तर में क्या है इसके, उत्तर में, उत्तर पूर्व में व उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत कैसा है, ये एक नया पर्वत है और वलित पर्वत है। तो आप देखेंगे भारत के जो उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत है। ये कैसा है, नया पर्वत है, वलित पर्वत है। इसका निर्माण अभी जारी है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हिमालय पर्वत अभी युवावस्था में है। तो आपने देख लिया कि भारत का जो नक्शा है आप ऐसे देखेंगे इस तरीके से। ये जो सारी चीजें हैं, ये उत्तर से पूर्व और ये वापस उत्तर पश्चिम में क्या है, हिमालय पर्वत है। और ये कैसा पर्वत है, एक नया पर्वत है और युवा अवस्था में है। भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है। यह उत्तर की तरफ चौड़ा है और दक्षिण की तरफ सकड़ा है। अब आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो आपको इस तरह की स्थिति दिखाई देगी। यह जो एरिया है ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार का एरिया। आप इसे देखेंगे तो इसको, ये जो एरिया ये हो गया उत्तर की तरफ और ये हो गया
दक्षिण की तरफ। जब आपने इसको देखा तो आपको एक चीज देखने में समझ में आ रही होगी कि यह उत्तर की तरफ चौड़ाई में बढ़ता हुआ जा रहा है, या उत्तर से आते हैं तो दक्षिण में सकड़ा होता जा रहा है। अब इसकी स्थिति में अगर अपन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिभुजाकार। एक दूसरी चीज और देखो कि ये जो त्रिभुजाकार जो है ये एरिया कहाँ है? हिंद महासागर में। कहाँ पे है? हिंद महासागर में। जितनी रहा इसको ऊपर लिख देता हूँ। ये एरिया कहाँ है? यहाँ लिख देता हूँ, हिंद महासागर में है। अब आप ये देखेंगे ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये हिंद महासागर में आगे की ओर निकला हुआ है। इससे पहले जो आकार है वो स्थल के रूप में है। आप देखो यहाँ गुजरात से इस तरीके से स्थलाकार आकृति में भारत है। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये हिंद महासागर में आगे की ओर निकला हुआ है, और ये क्या करता है? हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर। अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। यहाँ का क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कल जो आपका जो सवाल था कि भारत की मुख्य भूमि के बाहर जो आपका दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट यही है। इंदिरा पॉइंट इसी जगह है और इस स्थान को बोलते हैं ग्रेट निकोबार। एक सवाल आपका ये हो रहा था कि जो तमिलनाडु में, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमने मुख्य भूमि का, ये भारत की क्या है? मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु था वो हमने बताया था कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का जो दूसरा नाम है वो हम बोलते हैं केप कोमोरिन। अब केप का मतलब क्या होता है? केप का मतलब होता है अंतरिम। ठीक है, ये अंतरिम होता क्या है? तो आप भारत का नक्शा देखोगे तो आपको मालूम चलेगा ये हिस्सा थोड़ा सा समुद्र की तरफ या मतलब हिंद महासागर की तरफ बढ़ा हुआ है। तो इस जो समुद्र का ये छोटा सा हिस्सा जो हिंद महासागर की ओर जो बढ़ा हुआ है इसे ये अंतरिम बोलते हैं। जब आपको मालूम है वास्को डी गामा आशा अंतरिम केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाते हुए भारत आया था। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। सिर्फ मेरा मतलब यही है कि आपने जो सवाल पूछा था केप कोमोरिन क्या है, केप का क्या मतलब होता है? अंतरिम होता है। और अंतरिम किसे कहते हैं या केप किसे कहते हैं? कि मुख्य भूमि का वह भाग जो थोड़ा सा समुद्र की ओर निकला हुआ हो। फिर आपका एक सवाल था प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? तो आप भारत को तो देखोगे कि 1 2 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो किसी भी स्थल का भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और जो भूभाग चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो हम क्या बोलते हैं? द्वीप। तो द्वीप क्या होते हैं? जिनके चारों तरफ पानी हो। प्रायद्वीप क्या होते हैं? जिनके 3 तरफ पानी हो। फटाफट लिख लो। अब एक चीज और आपको यहाँ समझने की है, ये जो भारत का नक्शा है इसमें ये जो हिस्सा है यहाँ पर 22 डिग्री से जो भारत का हिस्सा है वो नीचे की तरफ सकड़ा होता जा रहा है। ठीक है ना? या 22 डिग्री से प्रायद्वीपीय पठार चालू होता है। 22 डिग्री के ऊपर एक मैंने बताया था आपको कि 23.5 डिग्री, जिसका अपन ने नाम रखा है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा इस तरीके से भारत को 2 भागों में बांटती है।
इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी और जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी, ठीक है ना। ये उष्णकटिबंध में आता है, ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा का दूसरा काम क्या है, मैंने कल बताया था, कटिबंधों का निर्धारण करना। तो कर्क रेखा के जो दक्षिण में है वो उष्ण कटिबंध है और कर्क रेखा के जो उत्तर में है वो शीतोष्ण कटिबंध है। अब सवाल ये उठता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपका जवाब है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य कौन से हैं, तो आप यहां से चलेंगे तो पहला आएगा, आपका ऊपर लिख रहा हूं मैं, आप उतार लेंगे, गुजरात। गुजरात के बाद में क्या है अपना राजस्थान, ये कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का। तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हो गया आपके छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हो गया आपके झारखंड। झारखंड के बाद नीचे लिख देता हूं, इधर 6 नंबर पे है पश्चिमी बंगाल। 7 नंबर पे है त्रिपुरा और 8वें नंबर पर है मिजोरम। तो आप ये देखेंगे कि यह रेखा जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, भारत के पश्चिम से मतलब गुजरात से चलकर पूर्व में मिजोरम पर जाकर खत्म होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से राज्य आ गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब पूर्वी जो हिस्सा है वो कौन सा है, मिजोरम का है, और पश्चिमी जो हिस्सा है वो है गुजरात का। यहाँ पर आपका एक सवाल और था कि कल मैंने आपको भारत की जो पश्चिमतम बिंदु बताया था वो बताया था गौहर माता, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों का पूछना था सर गौहर माता और सरक्रीक एक ही चीज है, तो हाँ बच्चों, गौहर माता और सरक्रीक एक ही चीज है। अभी मैं इसके बाद आपको वो चारों पॉइंट वापस लिखा दूंगा और उनके जो और कोई नाम है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जब तक आप इसे उतार लीजिए। उतार लिया सबने? बेटा साथ साथ उतारा करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता क्लास के अंदर कि थोड़ा रुका जाए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब वो जो बिंदु है वो हम अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भारत का पूर्वी या पूर्वोत्तम बिंदु, इसका नाम है KV2। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमीतम बिंदु यानी सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमीतर बोल सकते हैं इसे। पश्चिमी बिंदु क्या है, इसको आप लिख सकते हैं गौहर माता सरक्रीक। ये कहां पर है, कच्छ गुजरात में। तीसरा है उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कौर। कहां पर है, सबसे उत्तर में होगा। सबसे उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर। वेरी गुड। अब भारत के जो दक्षिणतम बिंदु हैं ये 2 हैं,
मुख्य भूमिका, जो मैंने भी बताया कन्याकुमारी। ये कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। पांचवा है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब मैं आपको बताऊं कि भारत का जो ये नक्शा है, ये तो है भारत की मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि के अलावा मैंने आपको बताया था ये प्रायद्वीपीय पठार हिंद महासागर में निकला हुआ है, और ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। एक बांटता है अरब सागर और दूसरा बांटता है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया लक्षद्वीप, और यहाँ पर मैंने बताया आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार में है, जो मैंने अभी आपको बताया था ग्रेट निकोबार में है। तो उसका जो नाम है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। दूसरा उसका नाम है पार्सन पॉइंट, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। इसको उतार लो आप फटाफट, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे भारत का आकार। अभी मैंने आपको बताया था भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम पूरा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 32,87,263, यानी 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल से ही मालूम चल रहा है कि यह संसार के बड़े देशों में से एक है। तो कितना बड़ा है यह? संसार का 7वां बड़ा देश है। इसमें क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। इसको यहाँ कर लेते हैं। 7 देशों के नाम मैं फिर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ही नाम लिखे हैं। तो भारत से बड़ा कौन है जनसंख्या में? चीन है, और दूसरा नंबर किसका है? भारत का है। और लेकिन रिपोर्ट ऐसी आ रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कि 2045 तक हम जनसंख्या में चीन को पछाड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तब तक आप फटाफट इसको लिख लो ताकि मैं आगे दिखा दूँ। अब मैं आपको संसार के 7 देशों के नाम बताऊंगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो पहला मैं बताऊंगा यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015। ये जो मैं आंकड़े दूंगा अभी आपको, वो दूंगा यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर बुक। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ जनसांख्यिकीय सालाना पुस्तक। इसके अनुसार जो 7 बड़े देश हैं उनके नाम हैं
चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। तो यूनाइटेड नेशंस डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के अनुसार रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आठवां भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो अर्जेंटीना। लेकिन कहीं कहीं हमें कुछ क्रम में फर्क दिखता है। कहाँ दिखता है? तीसरे और चौथे क्रम में। बाकी सारे क्रम ऐसे के ऐसे ही हैं। तो मैं वो भी आपको एक बार लिख देता हूँ कि कहीं कहीं हमें मिलता है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो जो दूसरा क्रम है उसमें है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यहाँ पर एक चीज और देखने की है कि संसार का एकमात्र ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो देश भी है और महाद्वीप भी है। क्या है ये? देश भी है और महाद्वीप भी है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा संसार के 3 सबसे छोटे देश, जब तक आप इन्हें उतार ले। ये यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो आप करो, जरूर बता। संसार के 3 सबसे छोटे देश। और नंबर 1 पे आता है वेटिकन सिटी, मात्र 44 हेक्टर। वेटिकन सिटी कितने एरिया में फैली हुई है? 44 हेक्टर। दूसरा आता है मोनेको। ये कहाँ है? यह इटली व फ्रांस के बीच में है। इसका जो क्षेत्रफल है 2.02 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है, तो जहाँ प्रति व्यक्ति घनत्व पर जनसंख्या के देखते हैं, है ना, उसी प्रकार यहाँ सबसे ज्यादा करोड़पति है। जो करोड़पतियों का घनत्व है वो सबसे ज्यादा कहाँ है? मोनाको में है। करोड़पति सबसे ज्यादा है। तीसरा देश है नाउरू। ये कहाँ का है? प्रशांत महासागरीय देश है। इसका जो क्षेत्रफल है 21 वर्ग किलोमीटर है। उतार लो। अब हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा व जलीय सीमा की। भारत की सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्थलीय सीमा 15,200 वर्ग किलोमीटर।
दूसरा है तटीय सीमा, ये है 7516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा को फिर दो भागों में बांटा गया है। पहला है मुख्य भाग की तटीय सीमा, ये कितनी है 6100 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है द्वीपीय तटीय सीमा, ये कितनी है 1416.6 वर्ग किलोमीटर। अब आप नक्शे में देख लें कि ये जो हिस्सा है ये मुख्य भूभाग की तटीय सीमा है, जो यहाँ गुजरात से चालू होती है और यहाँ पश्चिमी बंगाल तक जाती है। इसके जो ऊपर का एरिया है ये सारा क्या है स्थलीय सीमा है, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बताया था ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप, ये क्या है ये द्वीपीय तटीय सीमा है। इनको उतार लो फिर आगे चलते हैं। एक दो चीज और लिख लो भले आप। सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात की है, सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। अब लिखिए हमें मालूम है भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो हम अब बात करेंगे मानक समय रेखा की। आपको मालूम है समय रेखा 82.5 डिग्री, ये कहां से गुजरती है मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ है इलाहाबाद के नैनी से, ये दोनों लगभग एक ही हैं। अब आपको बता दूं कि यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन ये 5 राज्यों में होकर, कितने राज्यों में 5 राज्यों में। कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो भारत इतना बड़ा है, जिससे पूर्व से पश्चिम की लंबाई मैंने बताया आपको 2933 वर्ग किलोमीटर। जब हमारे अरुणाचल में सूर्य उदय होता है, तो हमारे गुजरात में उसके 2 घंटे बाद सूर्य उदय होता है। तो अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही जगह पर सूर्य उदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय में दो घंटे का अंतर।
कारण क्या है कि कारण यही है बेटा कि सबसे पहले आप इनके हमारे जो देशांतर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा 68.7 यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से हम लोग हैं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कल जब हमने पृथ्वी की देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था तो कल हमने इस पर चर्चा की थी, फिर भी मैं आपको याददाश्त के लिए वापस बता दूं कि ये हमारी पृथ्वी है, इसके मध्य से एक रेखा गुजर रही है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने के कारण जो पूर्वी देश हैं वहाँ का समय इस ग्रीनविच रेखा से ज़्यादा होता है यानी प्लस होता है, और इसी गति के कारण जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर समय कम होता है। मैंने आपको बताया कि ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, कितनी बताई थी, 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, कुल मिलाकर कितनी हुई 360 रेखाएं। पृथ्वी जो अपनी गति करती है उसमें एक रेखा को पार करने में उसे 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। तो उसी 4 मिनट लगने के कारण इधर क्या है, समय प्लस है, तो हमारा जो समय है वो कितना है, अभी मैंने बताया था आपको 82.5 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, 330 मिनट के लगभग, कि मतलब 5 घंटे और 30 मिनट हम कहाँ हैं, ग्रीनविच रेखा से हमारा समय आगे है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो करीब 30 डिग्री का अंतर हमें देखने को मिलता है। जब इस 30 डिग्री को आप 4 मिनट पृथ्वी के एक देशांतर पार करने की गति से रखोगे तो ये हो जाएगा लगभग 120 मिनट। इसी कारण हमारे यहाँ सूर्य उदय के समय में अंतर आता है। इसको लिख लो आप, फिर मैं आगे कराऊँ। अब मैं आपको बता देता हूँ भारत के पड़ोसी देश, और उसके बाद में ये आपका पाठ भारत का आकार व स्थिति खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो स्थिति किसी भी देश की होती है, 2 तरह की सीमाएं होती हैं, एक अंतरराष्ट्रीय और एक देशीय। भारत में 18 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, 10 राज्य अंतर्देशीय सीमाएं बनाते हैं। आपको मालूम है भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ सीमा बनाते हैं, या हम दूसरे तरीके से देख लें कि हमारी सीमाएं कौन कौन से राष्ट्रों से लगती है। तो हम पहले ये देख लेंगे कि हमारी जो सीमाएं हैं उत्तर में लगती है अफगानिस्तान से, दूसरा पाकिस्तान से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है वो हमारे पाक अधिकृत कश्मीर में है। इस समय हमारी अफगानिस्तान से कोई भी सीमा नहीं लगती, लेकिन हम पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं, इसलिए इसे हम पड़ोसी राज्यों में गिनते हैं। और यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि इससे सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये उत्तर नहीं, पश्चिम है।
उत्तर पश्चिम में पश्चिम लिख लो आप। उत्तर में हम लोग लिखेंगे तो हम लिखेंगे नेपाल, भूटान, चीन। पूर्व में हम लिखेंगे बांग्लादेश और वर्मा, जिसका नया नाम है म्यांमार। दक्षिण में हम लिखेंगे श्रीलंका व मालदीव। ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन, पूर्व में बांग्लादेश, वर्मा जिसे हम म्यांमार कहते हैं, और दक्षिण में श्रीलंका व मालदीव। यहाँ पर अपन दो चीज आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन इस पाठ को समाप्त करेंगे। पहली चीज आप लिख लीजिए, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। किससे लगती है? बांग्लादेश से। और दूसरा है सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से। आज के पाठ को हम यही विराम देंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे फोन पर पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप निर्धारित समय पर फोन करके पूछ लीजिए। कल की क्लास में वो सारी समस्याओं का आपका हल कर दिया जाएगा। धन्यवाद।